बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें। रात गए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इमरान खान के दबंग खिताब और इंतहाई खौफनाक तकरीर, जिसमें इमरान खान ने बहुत सी नाम नेहाद रेड लाइंस उड़ा के रख दी, उसके बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक तगड़ा बयान भी सामने आ चुका है और इस बयान के भी मुख्तलिफ तर्जुमे शुरू हो चुके हैं, जबकि मरियम नवाज पूरी PDM पूरे लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी हैं और इस सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, लम्हा बलम्हा डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि हमारे भाई इमरान रियाज खान, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में जिक्र किया और इमरान खान साहब ने बहुत वाज़े अंदाज में यह वाज़े किया है कि इमरान रियाज की इस वक्त जान को खतरा है और इमरान रियाज जो है उन्हें उस तरीके से, इमरान खान साहब के एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि मुझे डर है कि ये इमरान रियाज पर तशद्दुद करेंगे और हो सकता है कि ये इमरान रियाज को जान से मार दें। वही लोग जिम्मेदार होंगे जो अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार थे। तमाम लोग इमरान रियाज के लिए आवाज उठाएं। मैं बार बार हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, जितनी ज्यादा आवाज उठा सकते हैं हमारे भाई इमरान रियाज के लिए आपने उठानी है। और हम तो ये कर्ज है इमरान रियाज का जो इस कौम पर है, वो हमारे लिए आवाज उठाता था, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हम कोई एहसान नहीं कर रहे। उनकी फैमिली इस वक्त बहुत अजियत में है, उनकी फैमिली इस वक्त बहुत तकलीफ में है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने आवाज उठानी है। हैशटैग रिलीज इमरान रियाज खान, और इमरान रियाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम 4-5 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं और इस सब के अंदर और भी कुछ चीजें हुई हैं और ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक हैं और से बहुत से मामलात जो हैं वो इससे समझ आ जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ सोमवार को जो होना है वो भी समझिएगा। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम मुतालबा किया है। जलाओ घेराओ किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करें। यह सबसे बड़ा नुकता था आज के इमरान खान के खिताब का। और इमरान खान ने पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा भी किया। इमरान खान साहब ने तोड़ फोड़ में मुलव्वस लोगों की वीडियो भी रिलीज की और वीडियो में देखा जा सकता था कि सिविल यूनिफॉर्म में लोगों को गाड़ियों में लाया गया जिन्होंने तोड़ फोड़ की। इन सारी की सारी चीजों के अंदर कुछ और मामलात भी बड़े अहम हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ लाहौर में कुल 11 मुकदमात, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 11 मुकदमात सिर्फ और सिर्फ लाहौर में इमरान खान के लिए इस वक्त तैयार कर लिए गए और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन तमाम मुकदमात में इमरान खान को भी नामजद किया गया जो उस वक्त जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट में उनका बयान है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो कुछ हुआ इस बारे में इमरान खान को जरा भी इल्म नहीं। तो अब इस सब के अंदर इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करना, इमरान खान को इन केसेस में फंसाना, यह सारे का सारा मामला किया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने ISPR का जवाब दिया। ISPR का एक बड़ा तफसीली प्रेस रिलीज आया जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद होने वाले वाकयात और 9 मई को एक स्याह दिन के तौर पर करार दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुझे दोगला कहा। डीजी ISPR साहब, मैंने मुल्क का नाम रोशन किया। आप जिस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस वक्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हुआ और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने बुध से जलसों का ऐलान भी कर दिया और इमरान खान साहब का पहला जलसा मुरीद के में होना है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने बड़े अहम पैगाम दिए, आज बड़े क्लियरली वाज़े पैगाम दिए हुकूमत और इसके हैंडलर्स को भी। मेरी आपने सुननी तो नहीं है, लेकिन आपको छोटे से बंद कमरों से निकलकर बड़ा सर्कल रखना होगा और देखना होगा कि मुल्क जो तेजी से तबाही की तरफ क्यों जा रहा है। इमरान खान साहब ने यह भी पूछा कि क्या हम आपके कमी हैं कि हम आप पर तनकीद नहीं कर सकते, क्या हम आपके कमी हैं कि आप तनकीद से मावरा हो चुके हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते, जो इलेक्शन चाहते हैं
वो इंतशार का रास्ता भी नहीं अपनाएंगे। इंतशार वो चाहेंगे जो इलेक्शन नहीं चाहते। नवाज शरीफ ने आजाद अदलिया को तबाह किया, 25 मई को हम पर तशद्दुद किया गया, हमने धरना मुलतवी किया। जब लीडर मौजूद था मैंने पुरतशद्दुद वाकयात की तरफ नहीं अपनी कौम को लेके गया, मैंने धरना मुलतवी कर दिया। आज हमारी जमहूरियत छोटे से धागे से लटक रही है। नवाज शरीफ ने बहुत तबाही की। इमरान खान साहब ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई, एक पर्दादार खातून की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, घर में आपके औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशरम और बेगैरत हैं कि आपकी औरतों से कोई ऐसा करे और आपको फर्क ना पड़े। इमरान खान साहब ने शहीदों की फैमिलीज के हवाले से भी कहा कि मैं शहीदों की फैमिलीज के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। सारी पार्टी को हिदायत है कि उनके घर जाएं, उनसे ताजियत करें। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एक तो इन हैंडलर्स में इतनी अकल भी नहीं है कि मुख्तलिफ वर्जन दे देते, सब चैनल्स को एक ही फीड करनी शुरू कर दी। हैंडलर्स ने कि शर पसंद आ गए, पीटीआई शर पसंद जमात है, ये चीजें इमरान खान साहब आज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बार बार यह बात कही कि मुझे बहुत गुस्सा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुझे दोगला और झूठा कहा। आप होते कौन है ऐसा कहने वाले? आपको शर्म आनी चाहिए। आईएसपीआर साहब, आप तो कूद कर आ गए सियासत में, आप पार्टी बना लें। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। जिस तरह आपने मुझ पर इल्जामात लगाए। आई एम जस्ट सिंपली कोटिंग इमरान खान साहब जो उन्होंने आज बात की है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने नाज़रीन किराम, इमरान खान का जो खिताब है उसने वो अब एक आप कह लें कि नई गेम शुरू कर दी है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई। खान साहब कश्तियां जलाकर आग में कूदे हैं। इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार अवाम से खिताब किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद से लेकर तमाम वाकयात का तफसील से जिक्र किया। इमरान खान की गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज से वाज़ेह हो गया कि खान से डील इस वक्त मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जबकि इमरान खान गिरफ्तारी के बाद यूं लग रहा है कि और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि तज्जिया निगारों के मुताबिक, इस वक्त जो एनालिस्ट इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, उनके मुताबिक हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफी इमरान खान की गिरफ्तारी है। उनको मजीद पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया, जबकि जाहिर बात है, आपको पता है कि इदारों के साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, काबिले मजम्मत है। और यहां पर नाज़रीन किराम 3-4 और चीजें भी आप समझ लें। अब एक जानिब मैंने आपको बताया कि सिर्फ लाहौर में इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। लाहौर में इमरान खान साहब के खिलाफ 11 मुकदमात कायम हुए। अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझने वाली हैं। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह जो हैं, इन्होंने कहा है कि तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की सीसीटीवी कैमरों में शक्लें मौजूद हैं, किसी को माफी नहीं मिलेगी, पूरा मुहासबा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने खुद शरपसंदों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो बेनकाब हों। इमरान खान ने पूरी मेहनत से चंद हजार फसादी तैयार किए। उन्होंने कहा कि फौज को सिविल अथॉरिटी के तहत तलब किया गया, ये कहता है कौम मेरे साथ है, नहीं जत्थे और शरपसंद इसके साथ हैं, और पीटीआई के ऊपर पाबंदी के अलावा और कोई हल इस वक्त मुल्क में नहीं है। इसके साथ ही साथ विफाकी वजीर जो है खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने अदालत के खिलाफ जो महाज खोला है वो आप समझ लें, क्योंकि आज अदालत के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ मैं आता हूं कि आर्मी चीफ ने आज क्या स्टेटमेंट दी है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट है वो क्यों अहम है। लेकिन यहां पर अब जो अदालत के खिलाफ इस वक्त मामलात चल रहे हैं, इन्होंने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो पार्लिमान दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को आला अदालतें इस फाशिस्ट लाडले की नशोनुमा के लिए बजिद है। अदलिया की मादर पेदर आजादी नहीं हो सकती। और इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद भी की है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपने समझनी है। 2-3 चीजें जो समझने वाली है नाज़रीन किराम वो ये है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज जो है उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। और इन्होंने कहा कि एक मुजरिम को यकतरफा तहफ्फुज और वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है और इस तरह की बातें की। और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज में अंसारुल इस्लाम के सालार जो है और उसके रजाकार वो भी पहुंचे। अंसारुल इस्लाम इनकी एक डंडा बरदार फौज है जिन्होंने वो खाकी रंग की शलवार कमीज पहनी होती है और ये एक इस तरह का एक अपनी जात में एक अपनी आर्मी बने हुए। मौलाना फजलुर रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं और पता नहीं इनका क्या मकसद है और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या करते हैं। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके इस धरने के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और इन्होंने इस पीडीएम के धरने में नून लीग की नुमाइंदगी करनी है और ये नवाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद पहुंची हैं और ये पीडीएम के इस धरने में शरीक होंगी।
اب یہاں پر جو الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق جو اجلاس ہوا کہ سوموار کو اہم ترین کیس کی سماعت ہے، 14 مئی کا حکم نامہ، کل الیکشن تو اب آج نہیں ہو رہے، اور 14 مئی کی توہین عدالت تو ہو گئی، حکم نامہ برقرار ہے۔ حکم نامہ برقرار رہتا ہے اگر اس پر عمل درآمد نہ بھی ہو، اس کے بعد اس پر ایکشن ہوتا ہے کہ عمل درآمد آپ نے کیوں نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ توہین عدالت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو توہین عدالت ہوگی، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، اس پر سپریم کورٹ میں سوموار کو 12:30 بجے احتجاج، ایک جانب تو یہ 10 بجے احتجاج کر رہے ہیں اور 12:30 بجے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا بھی، مولانا فضل الرحمان کی ڈنڈا بردار فورس بھی، مریم نواز شریف جیسی خاتون جو کہ انتہائی ایکسٹریمسٹ سیاست کرتی ہیں وہ بھی موجود ہوں گی، اور اس سب کے اندر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اجلاس بلایا کہ منڈے کو سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کیا ہوگی۔ کمشنر اسلام آباد اجلاس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے روانہ ہوئے۔ اسلام آباد پولیس، جو کہ ظاہری بات ہے جس کے افسران کی وجہ سے یہ پولیس اس وقت یرغمال ہو چکی ہے اور یہ نون لیگ پولیس بن چکی ہے، آئی سی ٹی پولیس نہیں رہی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے، اور یہ ان کی بیسک ڈیوٹی ہے، لیکن ان کا کوئی بھی افسر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذمہ دار پولیس افسران کے نہ آنے پر اظہار تشویش کے باوجود بھی یہ سارا معاملہ ہوا، اور پولیس کا کوئی بھی اہلکار نہیں آیا، کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ احتجاج جو ہونا ہے اس کے فیسیلیٹیٹر نہ بن جائے اسلام آباد پولیس۔ اور اس میں جوانوں کو تو کچھ نہیں کہوں گا، افسران کا ہی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، بھوک مداری کو لگتی ہے اور ناچنا بندر کو پڑتا ہے، بیچارہ اہلکار تو پستا ہی ہے اس کا، اس سے ہمارا کیا۔ لیکن ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ دفعہ 144 اب دیکھتے ہیں کہ کیسے نافذ ہے اور کیسے اس کے پرخچے اڑاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک مسلح جتھا لانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، تو وہیں دوسری جانب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ گزشتہ دنوں میں بہت سی سٹیٹمنٹس پاکستان کی ملٹری کی طرف سے آئیں۔ ایک جو میجر جنرل صاحب ہیں جنہیں ڈرٹی ہیری خان صاحب کہتے ہیں، ان کے اوپر خان صاحب کی جب الزامات تھے اس کے رد عمل کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آئی، پھر آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جو 75 سال میں دشمن نہ کر سکا وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گھروں نے کر دکھایا، جس کے رسپانس کے طور پہ خان صاحب آج کافی غصے میں تھے۔ آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی کل گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ کوئی استعفیٰ نہیں آیا اور فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے، فوج یونائٹڈ ہے۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کو مشتعل افراد اور اس پر اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ انہوں نے دراصل کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کور کے افسران سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم امن اور استحکام کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امن و استحکام کے عمل کو خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، پاک افواج تنصیبات کے تقدس کی خلاف ورزی کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے جو کوشش ہوئی اس کوشش کو تو ہم نے برداشت کر لیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر لیا، اب اگر ایسا کچھ ہوا تو سخت رد عمل دیا جائے گا اور ایسی کوشش برداشت بھی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی یوم سیاہ کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں، مشتعل افراد، اس پر اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، اور پاک افواج اپنی تنصیبات کو جلانے کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ انفارمیشن وار اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا جو شرکاء ہیں انہیں، اور کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے تعاون سے ایسی مذموم کوششیں جو ہیں انہیں ناکام بنایا جائے گا، یہ کہنا تھا پاکستان کے سپہ سالار کا، آرمی چیف کا۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، میں یہ بات بار بار کرتا آیا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب بھی کیا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق رائٹ ہے، پرامن احتجاج کا حق کوئی مائی کا لال نہیں لے سکتا، فریڈم آف ایکسپریشن ہمارا حق ہے۔ عمران بھائی کی یہ تصویر لگا کے بیٹھا ہوں تاکہ سب کو یاد رہے کہ ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون ہاتھ میں بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ معاملات کو
اس وقت اور کوئی سلور لائننگ نہیں ہے، اس وقت کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں گے، اور اگر ایسے ہی رہا پھر الٹیمیٹلی معاملات کیسے حل ہونے ہیں، عوام حل کرے، کون حل کرے، یہ ایک سوال بڑا اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملے کے اس وقت خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔